जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। क्या हाल है भाई? सारे बढ़िया बढ़िया। तो अब क्या है, मैंने 3 थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये जो वीडियो है वो बी थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की है, या फिर आप किसी भी सेमेस्टर के अगर आपको कॉलेज में थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज पढ़ाया जा रहा है तो ये आपके लिए वीडियो है। तो मैंने इवोल्यूशनरी थ्योरी डिस्कस कर दी, आईसीटी वाली थ्योरी डिस्कस की, साइक्लिकल थ्योरी डिस्कस की। फाइनली हम फोर्थ वाले पे पहुंच चुके हैं जो कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रश्मि मिश्रा तो लगातार कमेंट की जा रही थी कि मैम आई वांट हिंदी वीडियोज़ एंड ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी वीडियोज़, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सेइंग दिस कि अभी तक कन्फ्लिक्ट थ्योरी नहीं आया। तो आई थॉट कि अब अपलोड कर देना चाहिए। ओके, तो देखो कन्फ्लिक्ट थ्योरी शुरू करते हैं ना। कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है? सोसाइटी एज एन एरेना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स कन्फ्लिक्ट एंड चेंज। एक सिंपल से वर्ड्स में समझो कि सोसाइटी क्या है, एक एरिना है किस चीज़ की? इनइक्वालिटी की, जो कि अपने आप में जहाँ तक इनइक्वालिटी आएगा ना वहाँ कन्फ्लिक्ट तो आएगा, और फिर कन्फ्लिक्ट की वजह से चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ सोशलॉजिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, लेविस ए कोजर को पढ़ेंगे, ठीक है, और राल्फ डेरेनडार्फ को पढ़ेंगे। तो बेसिकली सोशल कन्फ्लिक्ट इज कॉन्स्टेंट इन सोसाइटी एंड चेंज इन रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। देखो सोशल चेंज कॉन्स्टेंट है, देखो कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, ये कहना चाहते हैं। इसमें जो चेंज होगा वो रिजल्ट होगा उस कन्फ्लिक्ट का। जैसे कन्फ्लिक्ट हुआ और फिर चेंज आ गई। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि इसमें क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है। किसी के पास होता है कुछ चीज़ें, किसी के पास नहीं होता है। लाइक एक पुअर है, एक रिच है, तो उन दोनों की जो लड़ाई होगी वो क्या होगी? कन्फ्लिक्ट होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगी। देखो कन्फ्लिक्ट 2 चीज़ों में होगा, तो उसके बीच में जो तीसरा रास्ता निकल कर आएगा, जैसे एग्जांपल ले लो कि आप दुकानदार कह रहे हैं कि देखो 500 रुपये में दूंगा और आप दूंगा, और आप कह रहे हो कि देखो 100 ही रुपये दूंगी मैं। ठीक है, आप कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रही। ठीक है ठीक है, सॉरी। तो अब दुकानदार ने बोला कि देखो मैम हम ये 400 रुपये का ही देंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं 100 से ज़्यादा नहीं दूंगी। तो जो बीच का रास्ता निकल के आएगा, अच्छा चलो 300 दे दो, 250 ही दे दो। तो वो जो 250 जो बीच का रास्ता है वही है भाई कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल था, वो बेसिक थी। अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें है क्या वो चीज़ समझेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो। तो वही कि कन्फ्लिक्ट थीसिस और एंटीथेसिस के बीच में हो रहा है, और उसके बीच का जो रास्ता निकल के आया है वो सिंथेसिस है। ये 3 वर्ड लिख लेना, थेसिस THESIS, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो थीसिस और एंटीथेसिस के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बीच में से एक तीसरा रास्ता निकल कर आया सिंथेसिस, एंड दैट इज़ वही 250 रुपये दे दो मैम, बात ख़त्म। ठीक है, चलो तो पहले सोशियोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स, ये जर्मन थे। इन्होंने एक ट्रायंगुलर बना के बताया कि जो सोसाइटी है उसमें, इन्होंने एक बोला ट्रायंगल, यहाँ पे जूम करती हूँ। एक बोलते हैं ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इकोनॉमी होती है, और एक सुपर स्ट्रक्चर है सोसाइटी में। वो क्या है? सोसाइटी है, रिलीजन है, कल्चर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, इन्होंने 2 जर्मन टर्म्स दिए, एक कहते हैं बोर्जोइस और दूसरा कहते हैं पोलिट्रिएट। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ही सेड कन्फ्लिक्ट इज़ ऑफ मैटर, मैटर का कन्फ्लिक्ट है। इसमें जब हीगल भी एक आते हैं सोशियोलॉजिस्ट, हीगल कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट आइडिया का है। इनके अकॉर्डिंग कि आइडियाज़ में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो सोशल चेंज आता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं देखो भाई आइडिया कुछ नहीं होता, समझे? आइडिया वगैरह कुछ नहीं होता, कन्फ्लिक्ट तो मैटर का होता है, किसी ऑब्जेक्ट का होता है। कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से भाई भिड़ जाते हैं लोग आपस में, समझ में आया? तो जर्मन टर्म्स में बुर्जोइस, यानी कि अब मैं ऐसे कर लेती हूँ, आपको बेटर लगेगा स्क्रीन। देखो जर्मन टर्म्स में एक है बुर्जोइस, जिसके पास है वो चीज़ें। लाइक मान लो एग्जांपल कि रिच हो तो आपके पास हर फैसिलिटी है, तो आप बुर्जोइस की कैटेगरी में आओगे। और पोलिट्रिएट दैट मीन्स नहीं है आपके पास, हैव्स नॉट, यानी आप एक रिच कैटेगरी के पर्सन हो जिसके पास वो चीज़ें नहीं है जो एक रिच के पास है। कन्फ्लिक्ट इन दोनों का होगा, कन्फ्लिक्ट होगा हैव्स और हैव्स नॉट का, समझ में आया? तो कन्फ्लिक्ट किस चीज़ की है बेटा? मैटर की है। ठीक, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स चेंज केम फ्रॉम मैटर। वो कहते हैं भाई देखो सिंपल सा फंडा है। हीगल को वो कहते हैं कि देखो भाई हीगल भाई आइडिया का कोई चक्कर नहीं है, चक्कर क्या है? मैटर का है। मैटर की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी जो सीन होता है ना वो सिर्फ मैटर की वजह से होता है, और कोई है नहीं ऐसा। आइडियोलॉजी कुछ मैटर नहीं करती। अगर एग्जांपल बहुत सिंपल से समझूँ,
अगर आपके पास कोई सामान है, लाइक मान लो बहुत ही कॉस्टली चीज़ है आपके पास, चलो छोड़ो इतना कॉस्टली क्या लेना, सिंपल सा फूड बेसिक एम्यूनिटीज़ है आपके पास, एक के पास है, आप हैव सो बोरजोई सो, और दूसरा है बंदा जिसके पास नहीं है खाना पीना, वो बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, ही स्टार्व्ड, ठीक है, पोवर्टी स्ट्रिकन, तो आप क्या है, वो पोलिट्रिएट है। तो झगड़ा किस चीज़ का होगा बच्चा, बताना किस चीज़ का होगा, फूड का होगा, वो आइटम की होगी, मैटर का होगा। तो समझ में आ गया कि आखिर है क्या, तो यही कन्फ्लिक्ट है। ओके, अब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती हैं, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, दूसरा टूल्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला जो कन्फ्लिक्ट है वो मैटर की है, तो वो भी दो तरीके से, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरा टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है। टूल्स का सीधे सीधे मतलब है कि टूल्स है भाई वो, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो बन के वो रिज़ल्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि एक किसान है, उसने ट्रैक्टर ख़रीदा और वो उससे खेत वगैरह जो है जोत रहा है, ठीक है, जो भी करा जाता है भाई, तो वो टूल ऑफ प्रोडक्शन होगी ट्रैक्टर। तो क्या ट्रैक्टर की लड़ाई होगी? नहीं होगी ना। लड़ाई किस चीज़ की होगी? फाइनल आउटपुट की होगी, वो जो धान उगा रहा है, वो जो भी आइटम उगा रहा है अपने खेत में, उसकी लड़ाई होगी, उस टूल की नहीं होगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ही लड़ाई होगी। अब आगे और समझते हैं, ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी तक समझ नहीं आया, अभी तो मैं ऐसे ही चल रही हूँ। देखो, जब टर्म जो दिए हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बैकग्राउंड समझना पड़ता है। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करी थी वो बैकग्राउंड था, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अभी हम समझेंगे कि आखिर में उन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया। चिल रह के समझो, समझ में आ जाएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाई फियर व्हेन पलक इज़ देयर, ओके। चलो, कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। याद रखना, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, समझेंगे। डायलेक्ट क्या होता है? सिंपली डायलेक्टिक मीन्स कॉन्फ्लिक्ट और मटेरियलिज्म मीन्स मटेरियल। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैटर हो गया कि नहीं? तो जो मैं अभी तक आपको बैकग्राउंड में समझा रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैटर बोला है, वो उसको एक टर्म दे दिया इन्होंने, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो ये बोलते क्या है, सिंपल से ये कहते हैं कि जो ट्रायंगुलर है उसके दो पिरामिड जो दो कोने हैं, वो एक है टूल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब उसे और अच्छे से समझते हैं। अभी तो मैंने उसको ट्रैक्टर और धान और दुनिया भर की चीज़ों में एक्सप्लेन किया, अब इसको थोड़ा अपर लेवल पे लेकर जाते हैं। देखो, जो एक टूल ऑफ प्रोडक्शन है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? बिलीव्स हो गए। तो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। और ये जो सोसाइटी के दो पिलर हैं, एक टूल है प्रोडक्शन का, दूसरा मीन्स है प्रोडक्शन का। तो अब एग्जांपल बताओ कि मान लो एक टूल ऑफ प्रोडक्शन का आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी साइंसेस एक्सेट्रा, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके बिलीव्स हैं। तो जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, जब साइंस ज़्यादा होगा, तो बिलीफ क्या होगा बताओ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिलीफ जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाए। दैट मीन्स कि जहाँ साइंस को लोग ज़्यादा मानते हैं, वहाँ उनके बिलीव्स, उनके रिलीजियस वैल्यूज़, ये सब को वो पीछे छोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपको हर चीज़ की रीज़न पता चल गई, तो फिर आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार इसके पीछे का, जब आपको हर चीज़ के पीछे की साइंस समझ में आ गई, तो फिर आप अपने आप उस चीज़ से हटते चले जाओगे। जो पुराने के बिलीव्स वगैरह है उसको आप नहीं मानो, कहोगे कि अरे नहीं, इसके पीछे तो ये साइंस है। समझ में आया? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो भाई, सोसाइटी जो है ना वो मूव करती रहती है, फ्यूडलिस्टिक से सोशलिस्ट, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट या उटोपिया, जो कि इम्पॉसिबल है। अभी फ़िलहाल ऐसा कहीं नहीं देखा गया है, इसको इसीलिए बोला जाता है इम्पॉसिबल चीज़ें, उटोपिया। तो देखो, सोसाइटी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, देखो सोसाइटी, जब देखो हम कार्ल मार्क्स की जब बात करते हैं ना, तो उन्हें लीनियर थ्योरी में भी पढ़ते हैं और कन्फ्लिक्ट में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि लीनियर में तो ये चल रहा है, देखो भाई कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो कन्फ्लिक्ट हर स्टेज पे हो रहा है, लेकिन ये जो सोसाइटी है ना वो मूव करती चली जाएगी आगे की तरफ। जैसे लीनियर थ्योरी यही बोलती है ना बच्चा, कि जो सोसाइटी है वो कीप मूविंग, आगे की तरफ मूव करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। साइक्लिकल ये कहती है कि वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 1 पे आ जाएगी। लेकिन लीनियर थ्योरी कहती है कि इट इज़ कंटिन्यूअस, हमेशा आगे बढ़ेगी, चलती जाएगी, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये सोसाइटी, इसीलिए कार्ल मार्क्स को ना हम दोनों में देखते हैं। कार्ल मार्क्स आते हैं इवोल्यूशनरी में भी, कार्ल मार्क्स आएंगे कन्फ्लिक्ट में भी। ये क्या बोलते हैं बच्चा, कि सोसाइटी जो है हमारी वो मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी? एक फ्यूडल सोसाइटी होगी, फिर सोशलिस्ट हो जाएगी वो सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्ट हो जाएगी, और फिर कम्युनिस्ट हो जाएगी, ठीक।
फ्यूडलिस्ट सोसाइटी क्या है बेटा? लेबर, आई एम सॉरी इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद दैट बेटा, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है. स्टूडेंट्स इज़ मच बेटर ना. ओके देखो, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी क्या बोलेगी? स्टूडेंट्स दैट्स गुड. फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में क्या होगा? लेबर्स होगा और लैंडलॉर्ड होगा. आप समझो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी क्या है. फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लेबर्स हैं और लैंडलॉर्ड है. लैंडलॉर्ड वही जो सबका एक्सप्लॉयटेशन करता है. समझ में आ गया? ठीक. तो वो हो गया कि लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है. लैंडलॉर्ड कैसे पीजेंट्स को फंसाता था आपको पता है? वो बस दे देता था, उसके बाद उनको इतने ज़्यादा हेवी टैक्सेस लगा देता था, बेचारे उनकी पूरी 7 पीढ़ियाँ बस उसके यहाँ काम ही करने में लगा रहती थी, उसका ख़त्म ही नहीं होता था कर्ज वगैरह. समझ रहे हो? तो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में सोशलिस्टिक में आ गई. सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होता है पता है? जिसमें फार्मर्स होते हैं, है ना. वो लैंडलॉर्ड और लेबर वाला सिस्टम ख़त्म. अब सोशलिस्ट सोसाइटी में फार्मर्स ही हैं. 2 तरीके के फार्मर्स हो जाएंगे, एक लैंडलेस और दूसरे के पास लैंड है. यानी एक आप लेबर हो जिसके पास, एक आप फार्मर हो जिसके पास लैंड है बहुत सारा. समझ में आया? और एक दूसरा है जिसके पास लैंड नहीं है. समझ में आ गया? तो एक सोशलिस्ट ही हो गया. कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी हो जाती है जिसमें लेबर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो जाएगी. समझ में आया? तो जो इंडस्ट्रीज होंगे, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो क्या होगा? लेबर फोर्स आएगा, तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी. और जब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मूव करेगी आगे की तरफ लीनियर वे में, तो देखो फ्यूडलिस्टिक में लेबर्स और लैंडलॉर्ड में कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो दूसरे स्टेज पे आ गई सोशलिस्ट. सोशलिस्ट में लैंडलेस लेबर और लेबर हैविंग लैंड, इनमें कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कैपिटलिस्ट पे आ गई. कैपिटलिस्ट में जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मेन जो उनका मैनेजर है या फिर जो बॉस है उससे कन्फ्लिक्ट हुआ. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पे चला जाएगा. और कम्युनिस्ट ऐसी इमेजिनेशन है, इमेजिनरी बोल दो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जहाँ पे सब इक्वल है, एवरी वन इज़ इक्वल. देखो कैपिटलिस्टिक में मनी का डिफरेंस होगा, राइट? कि अगर कोई मैनेजर है इस इंडस्ट्री का, लाइक ओनर है उसकी, तो भाई बात ही अलग. आप लेबर हो, वहाँ पे सिर्फ काम करे हो, कर्मचारी हो, उसका पैसा अलग होगा. आपसे जो ऊपर पोस्ट पे होगा उसका पैसा अलग होगा. तो इसमें तो डिफरेंस है ना. तो इन दोनों में जब कन्फ्लिक्ट होगी तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें सब इक्वल हो जाएंगे. सबकी सैलरी 10,000, एग्जाम्पल आप भी 10,000 हो, आपसे ऊपर जो काम करे वो भी 10,000 है, सबके सब सेम प्लेस पे हो, सब एक ही हो. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो कार्ल मार्क्स का चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्यों आखिर कार्ल मार्क्स को लीनियर भी बोला जाता है और कन्फ्लिक्ट में भी माना जाता है. क्योंकि वो कहते हैं देखो सोसाइटी मूव तो कर रही है, आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन कहते हैं दोनों में सोसाइटी जब मूव करती जाएगी तो उसमें कन्फ्लिक्ट भी होगा, जैसे मैंने अभी बताया. ओके, आई होप आपको समझ में आया हो. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कोई इशू नहीं है दोबारा एक्सप्लेन करने में. अगर मुझे लगता है कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम दिस इज़ द मेन रीजन कि इस टर्म में प्रॉब्लम है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो. सो जस्ट चिल ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. चलो लेविस ए कोज़र को पढ़ते हैं. कोज़र जी बड़े इजी वर्ड्स में बताते हैं, इनका कोई झमेला नहीं है, मस्त बंदे हैं. ठीक है, लेविस ए कोज़र कन्फ्लिक्ट ऑफ फंक्शंस बताते हैं, यानी फंक्शंस की कन्फ्लिक्ट है. दिस कन्फ्लिक्ट विल नेवर क्रिएट प्रॉब्लम, ये याद रखना. लेविस ए कोज़र के अकॉर्डिंग ये जो कन्फ्लिक्ट है वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. जैसे अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो एक इमेजिनरी, अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं बोल रही हूँ कन्फ्लिक्ट, तो आप सोच क्या रहे हो अपने दिमाग में? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, डिस्ट्रक्शन, यही है ना. जब हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन वर्ड अपने आप यूज, लेकिन लेविस ए कोज़र जी बोलते हैं कि देखो भाई, ये जो तरह का कन्फ्लिक्ट है ना, ये कोई भी सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा करेगा, ये एक तरह का पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट है. कैसे? ये कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, वो उसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक अथॉरिटी है, फुल है, और एक अथॉरिटी लेस है. अब देखो सिंपल सी बात है, आराम से समझो, घबराने की ज़रूरत नहीं है. लेविस ए कोज़र जी बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें फंक्शंस के कन्फ्लिक्ट होते हैं. फंक्शन कैसे? एक के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, दूसरे के पास कम अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का, पावर का, सॉरी फंक्शंस की, जैसे आपके पास अगर अथॉरिटी है, ठीक है बच्चे, सॉरी स्टूडेंट्स, या तो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो फिर आप क्या करोगे बताओ? अगर आपके पास अधिकार ज़्यादा है, यानी आपको इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं, आपकी अथॉरिटी ऐसी है भाई, मस्त आपके हाथ में कंट्रोल है, तो अब आप क्या कुछ भी कर सकते हो ना. और दूसरा जिसके पास नहीं है अधिकार कि तुम्हारे हक में कुछ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हारा हक नहीं है ये, है ना, बोलते हैं ना ऐसे. तो
अगर आपके पास अधिकार है और दूसरे के पास अधिकार नहीं है तो अधिकार की ही लड़ाई होगी ना। और उस अधिकार से क्या होता है, आपको मिलती है वो फंक्शन आप उससे कर सकते हो ना। अगर आपको इतनी अधिकार मिले हुए हैं कि आपका इतना क्षेत्र है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, तो यानी कि आपका कोई भी आप आराम से फंक्शन कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन किसी बंदे के पास अधिकार नहीं है तो किस चीज़ की लड़ाई होगी, अधिकार की लड़ाई होगी। यानी कि एक बंदा है जिसके पास अथॉरिटी है, दूसरे के पास अथॉरिटी नहीं है, तो इन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट होगा वो इस तरीके का कन्फ्लिक्ट होगा। ये कन्फ्लिक्ट कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा करेगा, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी इसमें, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन कन्फ्लिक्ट होगी लेकिन पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। ये सिंपल से बात बोल के चल देते हैं। फिर देखो, अच्छा, आई वॉज इन दैट प्लेस। थर्ड एंड द लास्ट वन, राल्फ डेरेनड्रॉफ, ठीक है। राल्फ जी बोलते हैं, राल्फ डेरेनड्रॉफ बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट देखो पावर का है, अथॉरिटी का नहीं है भाई, कन्फ्लिक्ट है ना पावर का है। कैसे? ये भी वही सेम चीज़ बोलते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें लेबर्स हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि इसमें होता क्या है, बेसिकली एक पावर होता है, दूसरा क्वाशी पावर होता है और तीसरा पावरलेस होता है। अब मैं इसको बेसिक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखो, पावर है, तुम्हारे पास पावर, ठीक। क्वासी पावर यानी कि आपके पास पावर तो है लेकिन आधी पावर है, पूरी ऑटोनॉमी नहीं है उस पावर की। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप, जैसे राजा महाराजाओं वाला एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर कोई राजा है तो उसके पास कुछ भी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो उसके मंत्री हैं उनके पास ऐसी पावर है, अगर उनके पास भी सेम पावर हो जाए फिर राजा और उनमें डिफरेंस क्या। तो क्वासी पावर यानी उनके पास कम पावर्स हैं, आधी पावर है, तो वो मिनिस्टर हो गए। और पावरलेस भाई, वो जो प्रजा कुछ नहीं कर सकती, उनके पास तो कुछ पावर नहीं है, क्योंकि ना वो राजा है ना वो प्रजा है, राजा है ना वो मंत्री है, वो तो प्रजा है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को वो याद आ रहा होगा अपने बचपन में, जो चोर सिपाही राजा दुनिया भर का खेलते थे, चिट पे बना बना के फिर पॉइंट्स लिखते थे। अगर आप लोगों ने खेला है तो कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। ये तो मैं बस मूड अपलिफ्ट करने के लिए बोली। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एग्ज़ाम्पल ले दो, अगर कोई लड़का है, एग्ज़ाम्पल, वो IAS ऑफिसर बन गया, तो पहले जब वो कुछ नहीं था, एक एस्पिरेंट था, तो तब वो पावरलेस था, ठीक। अब वो क्या हो गया, IAS ऑफिसर बन गया, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, राजा हो जाएगा, मतलब पावरफुल किंग की तरह हो जाएगा? नहीं ना, वो क्या होगा, क्वासी पावर में आ जाएगा। यानी वो भी अब बन गया, एक अधिकारी बन गया, उसके पास पावर है कि वो अपने क्षेत्र का अच्छे से ख्याल रख सकता है। ख्याल क्या, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है। जब IAS ऑफिसर बन जाओगे तो आपके पास आधी पावर मिलेगी, क्वासी पावर हो जाओगे आप। लेकिन अगर आप आ गए लाइक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गए, एग्जाम्पल ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या ऐसे कोई मिनिस्टर्स बन जाते हो जिसमें पर्टिकुलरली आप अपनी कंट्री के लिए डिसीजन ले रहे हो, है ना, आप और हाई लेवल पोस्ट पे पहुंच जाते हो, जैसे हमारे जयशंकर जी हैं, तो अब वो पावर में आ जाएंगे ना। या फिर आप बन जा रहे हो भाई, प्रेसिडेंट बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप लोग क्या हो जाओगे, पावर में आ जाओगे, ठीक। तो ये सिंपल सी बात बोलते हैं, बहुत ईजी सा ये बोलते हैं। राल्फ डेरेनड्रॉफ कहते हैं कि देखो, कन्फ्लिक्ट तो पावर की है, पावर की लड़ाई है भाई, समझ में आया। मेरे पास पावर नहीं है, मैं पढ़ लिख ली और मैं क्वासी पावर बन गई, IAS ऑफिसर बन गई, मैं IPS ऑफिसर बन गई, मैं फिर मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन की भाई, मैं तो फिर राजनीति में उतर गई और मैं मिनिस्टर बन गई। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। अब क्या हो गया, मेरे पास पावर आ गया, मैं कंट्री के लिए डिसीजन ले रही हूँ, मैं विदेशों में जा रही हूँ, वहाँ पे बातचीत कर रही हूँ, है ना। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यही तो करते हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में एक वो दूध की तरह काम करते हैं, समझ में आया। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में, देखो, कनेक्शंस बनाने कंट्रीज से बहुत ज़रूरी है कि कल को आपके ऊपर मुसीबत आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन आपके आजू बाजू की जितनी कंट्रीज़ हैं उससे हाथ मिला के आपको ही फिर ख़त्म कर दे, आपके फिर सिटीजन्स को। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज़, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे PM कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से, समझ में आया। सो ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया हो कि राल्फ डेरेनड्रॉफ क्या कहते हैं। राल्फ डेरेनड्रॉफ कहते हैं कि देखो, कन्फ्लिक्ट पावर की है। लेविस ए कोजर बोलते हैं कि देखो, कन्फ्लिक्ट तो अथॉरिटी का है, फंक्शन का है, ठीक। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट मैटर का है। एंड यहाँ पे 3 सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ने के बाद, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गिव अप योर रिस्पॉन्स। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं, जस्ट चिल रही है और फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम, हर हर महादेव।